अस्सलाम वालेकुम। आज ओरिकल एपेक्स के हवाले से अ, हम जो चीज़ करने जा रहे हैं वो एसक्यूएल वर्कशॉप है। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी ओरिकल एपेक्स का एक इंट्रो भी दिया हुआ है, वो आई होप कि आपने क्लास देख ली होगी। एसक्यूएल वर्कशॉप की क्लास ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाली हुई है, लेकिन जस्ट एक एसक्यूएल की प्रैक्टिस करने के लिए एक जस्ट बेसिक ये थी। यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे कि एसक्यूएल वर्कशॉप के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ओरिकल एपेक्स के अंदर। यहाँ पे जैसे ही हम ओरिकल पैक्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पर मेरे सामने एसक्यूएल वर्कशॉप है। अगर मैं एसक्यूएल वर्कशॉप पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है, एसक्यूएल कमांड्स हैं, एसक्यूएल स्क्रिप्ट्स हैं, यूटिलिटीज़ हैं, रेस्टफुल सर्विसेज हैं। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है ये क्या करता है कि वैसे तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं एसक्यूएल कमांड से। हमें जस्ट यहाँ कमांड लगानी है, टेबल क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं जी क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो अपने कॉलम डालने हैं वो हम डाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर यही टेबल क्रिएट करना है तो हम GUI इंटरफेस के ज़रिए भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में जाएंगे। जाने के बाद हम टेबल पर क्लिक करेंगे, टेबल पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, हम कहेंगे जी टेबल क्रिएट करना है। वो कहता है अच्छा जी टेबल का नाम बताएं। उसके अलावा फिर हम इसके डिफरेंट कॉलम्स और डाटा टाइप्स वगैरह हम यहाँ से सिलेक्ट करते हुए, ये सारी हमारे पास डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं, सिलेक्ट करते हैं हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है ग्राफिकल इंटरफेस के लिए। हम जो कि काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं तो हम नॉर्मली ग्राफिकली हमें शायद इतना अच्छा नहीं लगता, हम कमांड लाइन से करते हैं। लेकिन अगर आप के पास कमांड लाइन भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप इसको ग्राफिकली करना चाहें तो कर सकते हैं। ग्राफिकल और कमांड लाइन में फ़र्क कोई भी नहीं है, सिर्फ ये है कि अगर आपके पास कमांड नहीं है, आपको नहीं पता, तो ग्राफिकली आप आसानी से उसको क्रिएट कर सकते हैं, आपका कोई सिंटैक्स एरर वगैरह नहीं आएगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो ब्राउज़र है बड़ा सिंपल है। इसके अंदर जितने भी आपने डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स देखे, हमने टेबल्स देखे, व्यूज़ देखे, इंडेक्सेस देखे, सिनोनिम्स देखी, टाइप्स देखी, प्रोसीजर्स हैं, उसके बाद फंक्शंस हैं, ट्रिगर्स हैं, जितने भी डेटाबेस लिंक्स हैं, मेट्रलाइज व्यू हैं, सिनोनिम्स हैं, जितने भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, आप यहाँ पर बैठे हुए क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रोसीजर क्रिएट करना है, कहते हैं जी प्रोसीजर का नाम बताएं, मैंने नाम बता दिया। उसने कहा जी आपको सैम्पल कोड भी साथ चाहिए, तो ये देखिए उसने खुद ही आपको सारा सैम्पल कोड दे दिया ताकि आपको आसानी हो। अगर आपको कोड नहीं आता, प्रोसीजर क्रिएट करना नहीं आता, तो उसने आपको सैम्पल कोड भी दे दिया। अगर नहीं आता तो वो सिंपल कह देगा क्रिएट और प्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम इज़ या एज बिगिन, और उसके बाद नल, और हम क्रिएट प्रोसीजर कर देते हैं। जैसे हम कहेंगे हमारे साथ प्रोसीजर आ जाएगा, आगे हम इसकी लाइन जो है वो खुद से कर सकते हैं। मज़ीद जो इसके अंदर लिखना है हम लिख सकते हैं। हमने इस प्रोसीजर को यहाँ से ड्रॉप करना है तो हम यहाँ से ड्रॉप भी कर सकते हैं। वो कहता है जी ड्रॉप प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, ये मैंने ड्रॉप किया तो हमारा ये प्रोसीजर जो यहाँ क्रिएट किया था वो ड्रॉप हो जाए। इसी तरह से आप फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है। आपको प्रोसीजर फंक्शंस जो कि ऑलरेडी इतनी आपने क्रिएट किए हुए हैं, ऑलरेडी आपने लेक्चर्स भी देखे हुए हैं। अगर आपको कमांड लाइन से करने आते हैं तो यहाँ पर करना बहुत आसान है, ठीक है। और आई होप कि आपको कमांड लाइन से करने आते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ओरिकल अपेक्स जो है इसका प्री रैक्स जो है वो PL SQL या SQL है, वो करके तो फिर आप ओरिकल अपेक्स करेंगे तो आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऑलरेडी मेरी वीडियोज़ हैं, आपको वहाँ पे उसको देख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास है। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट भी आपके लिए बना छोड़ा है जिसमें आपको बता रहे हैं कि जी ऑब्जेक्ट ब्राउज़र क्या करता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हम यहाँ पर डिफरेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट, डिलीट, अल्टर, ड्रॉप कर सकते हैं, जिसमें टेबल्स, व्यूज़, ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं, सारे नहीं लिखे, ठीक है। और डाटा एंट्री भी कर सकते हैं इसके अंदर बैठे हुए। डिपेंडेंसीज वगैरह देख सकते हैं, कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स लगी हुई हैं। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, ये मैं टेबल में आया, ये मेरे सामने टेबल आ गया, मैंने टेबल पर क्लिक किया। उसने कहा जी इस टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स हैं, ये डाटा टाइप्स हैं, इनमें नल है, ये प्राइमरी की लगी हुई है, इसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, जी बिल्कुल पड़ा हुआ है, देख लेते हैं, ये डाटा पड़ा हुआ है। अगर हम डाटा को एडिट करेंगे हम यहाँ से डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं, एडिट करके सेव कर देंगे। मैं अकाउंटिंग 1 करके मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास अकाउंटिंग 1 आ गया। इस टेबल पर क्या क्या इंडेक्सेस लगे हुए हैं, मैं यहाँ पे बैठा नया इंडेक्स डायरेक्टली क्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ से क्रिएट कर लें, या आप यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करके इंडेक्सेस यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं। चलें जी,
इसके अलावा इस टेबल पे कॉन्स्टेंट्स कौन सी लगी हुई हैं, वो कहता है जिस पे सिर्फ प्राइमरी की लगी हुई है, नाम जो है उसने खुद से डाला हुआ है तो इसके नाम से। उसके अलावा ये ग्रांट्स आ गई जी, प्रिविलेजेस आ गई, ऑलरेडी आपको पता है प्रिविलेजेस क्या होती हैं। उसके अलावा उसके ऊपर ट्रिगर्स कौन कौन से लगे हुए हैं, ठीक है, डिपेंडेंसीज क्या क्या हैं ये आपको पता चल जाता है जी। रेफरेंसेस कहाँ कहाँ हुए हैं, कौन कौन से कॉलम, तो इसके ऊपर रेफरेंस हुआ है। जैसे अभी हमने ये देखा जिसके ऊपर प्राइमरी की लगी हुई है, इसके ऊपर ये ट्रिगर लगा हुआ है, तो ये रेफरेंस बाई ये ट्रिगर है। तो बेसिकली डिपेंडेंसीज होती क्या है, डिपेंडेंसीज ही होती हैं कि डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे होते हैं। जैसे डिपार्टमेंट जो है वो पेरेंट टेबल है, इसका चाइल्ड टेबल जो है वो एम्प्लॉय है, तो चाइल्ड टेबल में कोई फॉरेन की लगी होगी, तो ये सारी चीज़ें डिपेंडेंसीज कहलाती हैं। तो उसके अलावा DDL इसकी जो कमांड है, जो ये टेबल क्रिएट हुआ था वो क्या कमांड है, वो पूरी की पूरी कमांड लिखी हुई है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको सैम्पल क्यूरीज चाहिए तो सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम DPT, ये एक सैम्पल क्यूरी आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये आपको बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का देता है, तो बहुत सिंपल है। देखें अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एपेक्स की डेवलपमेंट कितनी मुश्किल है या कितनी आसान है, तो कोई भी बंदा, मैं लिटरली मेरे बहुत सारे कलीग्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे ओरिकल एपेक्स सीखी है, यकीन माने उन्होंने मैट्रिक की हुई है, 10th ग्रेड उन्होंने किया हुआ है, या FSc ICS किया हुआ है, इंटर इन कंप्यूटर साइंसेस किया हुआ है। इवन के एक दो लोग हैं जिन्होंने जस्ट FA किया हुआ है, दे डोंट हैव IT डिग्री, इवन साइंस डिग्री, और वो जो है उन्होंने ओरेकल अपेक्स किया और वो अच्छा काम कर रहे हैं। बेसिकली स्किल बेस्ड काम होता है, आपको स्किल आनी चाहिए। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है ओरेकल अपेक्स के साथ डेवलपमेंट करने के लिए। मैंने आपको पहले बताया ना, आपको इसमें CSS आती है तो एक अच्छी बात है, HTML आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती ठीक है तो इसके बगैर भी काम हो सकता है। मतलब मैंने क्या कहते हैं बहुत कम HTML या CSS यूज़ की है, क्योंकि सारा काम आपको खुद करके देता है, आपने जस्ट ड्रैग ड्रॉप करना है। आपके सामने एग्जांपल है, टेबल क्रिएट करना हमने ऑलरेडी SQL में किया हुआ था, यहाँ पर जस्ट हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे, हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। नया कॉलम ऐड करना है, हमने कहा जी टेबल को मॉडिफाई करना है, आप यहाँ से टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, कॉलम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नए कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर मौजूद है। खैर, तो ये था इसके हवाले से। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ चीज़ है वो एसक्यूएल कमांड है। एसक्यूएल कमांड मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपने जस्ट यहाँ पर अपनी क्यूरीज वगैरह डायरेक्टली लिख सकते हैं, लिख करके आप यहाँ से रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एसक्यूएल कमांड्स हैं। इसमें और टोड में या एसक्यूएल डेवलपर में या PL/SQL डेवलपर में फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपने क्यूरीज लिखी, अगर आपने उनको सेव नहीं किया तो वो क्यूरी आपकी वैनिश हो जाएंगी, यहाँ से चली जाएंगी, आपको दोबारा से नई सिरे से लिखना पड़ेगा। टोड की एप्लीकेशन खुली रहती है, 2 दिन 3 दिन आपने कंप्यूटर को स्लीप किया, चले गए, वापस आए तो आपकी क्यूरीज पड़ी हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपका जैसे ही डाटाबेस से कनेक्शन ख़त्म होगा, आपका इंटरनेट डाउन होगा, वाईफाई बंद होगा, कोई भी रीज़न होगी, तो वो आपकी ये सेशन ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप दोबारा ऑन करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, और दोबारा आपसे लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, और इस स्क्रीन पर जब दोबारा आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ भी नहीं पड़ा होगा। तो इसलिए ये थोड़े से इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि अगर आपका डेटाबेस से कनेक्शन चला जाता है या वो चला जाता है, तो यहाँ जो क्यूरीज लिखी होती हैं वो आपको फिर कंट्रोल A करके कॉपी करके दोबारा नए सेशन में जाकर पेस्ट करनी पड़ती हैं। तो ये बेसिकली डिसएडवांटेज है। अदरवाइज़ आप बहुत सारी इन्वायरमेंट ऐसी भी थी जहाँ पर सिर्फ एसक्यूएल वर्कशॉप में हमें एसक्यूएल कमांड्स अवेलेबल होती थी, दूसरी और कोई टूल नहीं था, तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो इस चीज़ के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि जी एसक्यूएल कमांड्स क्या होती हैं। आप डायरेक्टली एसक्यूएल या PL/SQL कमांड्स लगा सकते हैं, यहाँ पर टेबल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं, या कोई भी रिज़ल्ट आपने इमीडिएटली देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपकी जो चीज़ें हैं वो एसक्यूएल स्क्रिप्ट है। अगर आप मेरा एसक्यूएल का लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने आपको स्क्रिप्ट्स वगैरह क्रिएट करने के तरीके बताए थे, वो था SQL+ के अंदर स्क्रिप्ट्स वगैरह क्रिएट करने। यहाँ पर भी रहते हुए आप स्क्रिप्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें स्क्रिप्ट क्रिएट करने का तरीका क्या है कि आप कोई भी स्क्रिप्ट बनाते हैं यहाँ पर डाल लें, वो क्रिएट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मैंने एक स्क्रिप्ट क्रिएट करना है, वो कहता है जी लिखें क्या क्रिएट करना है, मैं कहता हूँ जी मैंने एक टेबल क्रिएट करना है, कहता है जी करें क्रिएट टेबल ABC ID नंबर, ठीक है। उसके बाद नेम मैंने यहाँ पर varchar230 डाल दिया, उसके बाद मैंने जेंडर डाल दिया, करेक्टर डाल दिया, उसके अलावा मैंने ईमेल डाल दी, varchar230 डाल दिया। तो ये मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया है। क्रिएट करने के बाद मैं स्क्रिप्ट को डायरेक्टली रन भी कर सकता हूँ,
और मैं इसको यहाँ से क्रिएट भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से क्रिएट किया। कहता है स्क्रिप्ट का कोई नाम होना चाहिए जी, नाम हम कर लेते हैं जी ABC स्क्रिप्ट। ठीक है, ये मैंने क्रिएट किया, ये मेरा स्क्रिप्ट क्रिएट हो गया जी। अब इसका फ़ायदा ये बेसिकली स्क्रिप्ट बनाए क्यों जाते हैं? स्क्रिप्ट बनाए इसलिए जाते हैं कि जब आप अपनी प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो ज़ाहिर है आप टेस्ट इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं, आप लाइव इन्वायरमेंट में काम नहीं कर रहे होते। आप अपने सारे स्क्रिप्ट्स वगैरह बना लेते हैं। जैसे मैं अपने पास, जब मेरी टीम से मैं स्क्रिप्ट कैसे बनवाता हूँ, मैं कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो हम उसको ईआर डायग्राम्स देते हैं। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स, वो उसको देखकर स्क्रिप्ट्स बनाते हैं, बनाकर हमें वापस कर देते हैं या दूसरी टीम को देते हैं जो उसको प्रोडक्शन सर्वर पे चला देती है आफ्टर डिटेल टेस्टिंग और एवरीथिंग। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपके स्क्रिप्ट बन जाते हैं और इन स्क्रिप्ट्स को डायरेक्टली आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये मैंने स्क्रिप्ट बनाया, यहाँ से मैंने स्क्रिप्ट को रन कर दिया। इसी तरह से हम स्क्रिप्ट जब बना लेते हैं तो हम उसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमने जस्ट यहाँ से डाउनलोड का बटन दबाना है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा स्क्रिप्ट डाउनलोड हो गया। और जब स्क्रिप्ट आपका डाउनलोड हो जाता है तो अगर आप किसी और सिस्टम में जाते हैं और लेट्स सपोज वहाँ पर आपका स्क्रिप्ट नहीं पड़ा हुआ, जैसे ये स्क्रिप्ट है, हम कहते हैं लेट्स सपोज ये यहाँ नहीं पड़ा हुआ, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारा स्क्रिप्ट डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ से दोबारा स्क्रिप्ट को अपलोड भी कर सकता हूँ। जस्ट मैंने यहाँ से फ़ाइल को उठाना है, ये फ़ाइल बनाई और इसका मैं कहा स्क्रिप्ट का नाम बता दें, मैं कहता हूँ जी ABC स्क्रिप्ट, और उसके बाद मैंने इसको अपलोड कर दिया। तो ये सिंपल, और अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो देखें आपको वही चीज़ मिलेगी जो आपने बनाया था। कहने का मकसद है एक सिस्टम में बनाया, आपने इसको डाउनलोड किया और दूसरे सिस्टम में जाकर उसको अपलोड कर देते हैं। तो ये एक इजी मैकेनिज़्म है कि आप ओरेकल अपेक्स के अंदर रहते हुए किसी और इन्वायरमेंट के बगैर आप ना सिर्फ स्क्रिप्ट बना सकते हैं बल्कि उसको डाउनलोड या अपलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यूटिलिटी से रिलेटेड है। यहाँ पर काफ़ी यूटिलिटीज़ हैं, आपको मैं सारी तो नहीं बताऊँगा। हाँ, अलबत्ता आप ये कर सकते हैं कि वन बाई वन आप थोड़ी सी इसके ऊपर वर्किंग करेंगे तो आपको एक मेन आइडिया हो जाएगा। जैसे हम एक सैम्पल डाटा सेट्स हैं, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ देखें आपके लिए बहुत सारे डाटा सेट उन्होंने बना के रख दिए हैं। आपने डिफरेंट, आप यूँ समझ लें कि आपके लिए डिफरेंट क्या कहते हैं स्क्रिप्ट्स बना के रखे हुए हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ HR डाटे को मैं क्लिक करूँगा, मैं कहता हूँ इसको इंस्टॉल करना है, तो वो कहता है जी ये आपका HR के जो टेबल्स हैं बेसिकली एजुकेशन पर्पस के लिए, आपके लिए ये सारी प्रैक्टिस के लिए उन्होंने आपके लिए ये स्क्रिप्ट्स रखे हुए हैं ताकि आप इसको डाउनलोड कर लें और जैसे आप डाउनलोड करेंगे आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बल्कि उन्होंने क्या किया, ना सिर्फ आपके लिए टेबल्स, कॉन्स्टेंट्स, सिनोनिम्स वगैरह बना के रख छोड़े हैं, बल्कि इसके ऊपर आप डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह बना सकते हैं। मैं से कहता हूँ जी नेक्स्ट करें। मैंने जैसे ही नेक्स्ट किया, उसने कहा जैसे ही आप ये स्क्रिप्ट चलाएंगे तो आपके ये टेबल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा, गालिबन मैंने स्क्रिप्ट ऑलरेडी चलाया हुआ है, मेरे पास ये टेबल पड़े भी हुए हैं, लेकिन चले मैं इसको दोबारा चला देता हूँ। पड़े होंगे तो वो कह देगा कि जी पड़े हुए हैं या उसको ओवरराइट कर देगा। चलिए जी, हमने चलाया। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपने नया अकाउंट बनाया है और अभी आपने जस्ट अकाउंट क्रिएट किया है और अब आपको ज़ाहिर है प्रैक्टिस के लिए कोई टेबल्स चाहिए। अगर आपको डिपार्टमेंट एम्प्लॉय का टेबल चाहिए तो आप ये चला लें। जो पुराने ओरेकल के यूज़र्स हैं, जैसे ओरेकल 7, 8, 9, 10, 10G, 11G, 12C, जितने भी डाटाबेस थे उस वक्त जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करते थे वो नॉर्मली एम्प्लॉय डिपार्टमेंट पे करते थे या वो करते होते थे इसके ऊपर, ये HR डाटा के ऊपर भी प्रैक्टिस करते थे। तो यहाँ से आप जस्ट इसको डाउनलोड करेंगे और अब ये देखें चूँकि टेबल ज़्यादा हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जैसे ही होता है तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो उसने कहा जी कि ये आपका स्कीमा है, ये यूज़र है जिसके अंदर आपके सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होने जा रहे हैं। आपने अब ऑब्जेक्ट उसने क्रिएट कर दिया, उसने कहा जी फॉलोइंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स पर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब आपने एप्लीकेशन भी क्रिएट करनी है। अब चूंकि अभी हम एप्लीकेशंस तो पढ़ ही नहीं रहे, अभी हम जस्ट SQL वर्कशॉप पढ़ रहे हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि डाटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होंगे। जब हम तो इसने आपके लिए सैम्पल एप्लीकेशंस भी बना दी हैं कि मैं जैसे ही कहूँगा तो ऑटोमेटिकली आपके लिए पूरी की पूरी एप्लीकेशन बना देगा। अब आप पे आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ नहीं, अभी मैंने एप्लीकेशन नहीं बनानी, मैं यहाँ से एग्ज़िट कर दूँगा। अब अगर मैं यहाँ पर SQL वर्कशॉप में जाता हूँ, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में जाता हूँ,
तो यहाँ पर अगर मैं टेबल्स पे क्लिक करता हूँ, देखें ये आपको बस एक लंबी टेबल्स की लिस्ट मिल जाती है, ठीक है, कि ये टेबल्स क्रिएट हो गए। और ये देखें यहाँ पर ये एक्सपेंडेबल का ये आइकन बना हुआ है, आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपको व्यूज़ भी बता देगा जी ये व्यू बन चुके हैं, ये आपके इंडेक्सेस बन चुके हैं। ये देखें EBA के नाम से ये इसने OEHR के नाम से इसने आपके साथ ये प्रीफिक्स आपने पहले उसने ऑटोमेटिकली अब सारी चीज़ें बना दी। तो इसमें जो एसक्यूएल वर्कशॉप के अंदर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये यूटिलिटीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, जिसमें आप क्यूरी बिल्डर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्यूरी बिल्डर में क्या होता है कि आप अपनी क्यूरी को ख़ुद से बना सकते हैं। आप कहते हैं मुझे एक तो चाहिए डिपार्टमेंट का टेबल, तो मैंने ये डिपार्टमेंट का टेबल आ गया, फिर मैंने यहाँ से एम्प्लॉय का टेबल भी उठा लेते हैं जी। मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, कि मैंने एम का टेबल पर क्लिक किया, ये एम का टेबल आ गया। उसके बाद मैंने कहा जी मुझे इसमें क्या क्या कॉलम चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट का नंबर चाहिए, डिपार्टमेंट का नेम चाहिए, एम का नंबर चाहिए, एम का नेम चाहिए। इसको मैं एम्प्लॉय के बाद इसको थोड़ा सा ये नीचे कर लेता हूँ, मैनेजर वगैरह चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से ले ली। मैं कहता हूँ ज़रा मैं क्यूरी देखूँ इसकी क्यूरी क्या बनी है। उसने देखें यहाँ पर उसने क्यूरी बना दी। हेलो, अब देखिए उसने क्यूरी बना दी। अब मैं कहता हूँ कि मुझे ज्वाइन भी करवाना है, तो मैंने जस्ट यहाँ पर क्लिक करके ये ड्रैग करके डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइन लगा दिया। ये मैंने पकड़ा और ये मैंने ज्वाइन लगा दी। सॉरी, ये इस पोर्शन से पकड़ना है, ये ज्वाइन लग गया। अब देखिए नीचे, अब अगर मैं इस लाइन के ऊपर आता हूँ और क्लिक करता हूँ तो वो कहता है कि ज्वाइन को डिलीट करना है, आपने लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाना है या राइट आउटर ज्वाइन लगाना है। तो आप ज्वाइन भी लगा सकते हैं इस तरह से, लेफ्ट या राइट ज्वाइन आप अपनी मर्जी से। अगर आपने इसको अनसेट करना है तो ये आपका एक क्यूरी आपकी बन गई। इसको आपको फ़ायदा ही होगा कि अगर आपको टाइपिंग करने में मसला है या आप कहते हैं कि नहीं मुझे ज्वाइन वगैरह लगाने हैं, तो आपको सिर्फ टेबल्स के रिलेशंस का पता होना चाहिए, तो आप आसानी से उसके ज्वाइंस वगैरह लगा सकते हैं। तो ये आप यहाँ से क्यूरी को सेव भी कर सकते हैं, यहाँ से क्यूरी को रन भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी क्यूरी को सेव करना है, कहते हैं जी बताएं, मैं कहता हूँ जी जीपीटी एम्प ज्वाइन में एक नाम रख लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जी दिस क्यूरी विल ज्वाइन डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय टेबल्स। ये मैंने सेव कर दिया। ये मेरी क्यूरी आपकी सेव हो गई। खैर, इसी तरह यूटिलिटीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे है क्विक एसक्यूएल। क्विक एसक्यूएल जो है बेसिकली शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है। जैसे शॉर्ट हैंड लैंग्वेज होती है कि आपके पास टाइम कम है और आप क्विकली कुछ भी लिखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैंने एक टेबल बनाना है, उसका नाम एम्प्लॉय रखना है, मैंने आपके लिए खुद से एम्प्लॉय का मोटा मोटा स्क्रिप्ट जनरेट कर दिया। फिर मैंने कहा जी मैंने यहाँ डबल का वो डालने हैं, क्या कहते हैं, कमेंट्स डालने हैं। और यहाँ पर अब चूँकि एम्प्लॉय के सामने कमेंट्स डालने हैं तो देखिए उसने कमेंट्स टेबल पे डाला है, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल है, उसने आपके लिए टेबल भी वो कर है। उसके बाद आप यहाँ पर करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं मैं यहाँ पर कमेंट्स में लिख देता हूँ कि दिस इज़ एम्प्लॉय टेबल। फिर यहाँ पर आके मैंने यहाँ पर टैब दबाना है। टैब इसलिए दबाऊंगा ताकि मैंने सिस्टम को बताना है कि इस एम्प्लॉय के अंदर मैं कुछ करने जा रहा हूँ। तो मुझे एक आईडी का कॉलम चाहिए, एक मुझे नेम का कॉलम चाहिए, और मुझे हायर हायर डेट का कॉलम चाहिए। उसके बाद मुझे सैलरी का कॉलम चाहिए। अब देखिए उसने सैलरी जो है वो 4000 की है। मैं कहता हूँ नहीं मैंने इसको नंबर करना है, वार चार टू नहीं करना। ठीक है, आप सिंपल नाम भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि जी सैलरी के आगे मैंने डबल कमेंट्स डाल के मैंने कहा जी कि दिस इज़ सैलरी कॉलम,
तो उसने कमेंट डाल दिया है कॉलम के ऊपर। कमेंट्स हमने आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक टेबल के ऊपर और एक कॉलम के ऊपर होता है। तो इस तरह से आप इसको रिव्यू रन कर सकते हैं, कॉपी वगैरह कर सकते हैं। तो ये है, तो इस टाइप की उन्होंने डिफरेंट यूटिलिटीज़ आपको दी हुई हैं। आप बेहतर यही काइंडली आप इसको खुद से रिव्यू करें, इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, कुछ खुद से आप ट्राई कीजिएगा। तो ये तो थी एसक्यूएल वर्कशॉप में यूटिलिटीज़ के हवाले से। आखिरी जो चीज़ है वो रेस्टफुल सर्विसेज है। रेस्टफुल सर्विसेज हम डिटेल से आगे देखेंगे जब हम एपीआईज़ क्रिएट करेंगे। एपीआईज़ क्या होती हैं? एपीआईज़ जो हैं वो बेसिकली दो अगर सिस्टम्स हैं, जैसे आपके एक मोबाइल ऐप है और एक आपका मेन डेटाबेस है, तो आप मोबाइल ऐप को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाने के लिए, या दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, दो अलग अलग कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर चला रही हैं और दोनों चाहती हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो आपस में इंटीग्रेट हो जाए, आपस में कनेक्टेड हो जाए, कि अगर इस सॉफ्टवेयर में कोई एंट्री डलती है तो दूसरे सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली डल जाए, या इस सॉफ्टवेयर में कोई एंट्री डिलीट होती है दूसरे में भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। तो दोनों दो सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए, उनको आपस में बातें करवाने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो एपीआईज़ होती हैं। तो ओरिकल में इसको रेस्टफुल, बेसिकली ओरिकल रेस्ट डाटा सर्विसेज होती हैं। तो ये रेस्टफुल सर्विसेज होती हैं, इसमें आप एपीआईज़ वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको जस्ट एक इंट्रो देने के लिए उन्होंने आपके लिए ऑलरेडी एक सैम्पल एपीआई दी हुई है। ये गेट की एपीआई है। मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसके अंदर देखें ये क्यूरी लगी हुई है। मैं अगर कुछ भी ना करूँ, मैं जस्ट इस एपीआई को यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पर आकर मैं सिर्फ यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं चला देता हूँ। देखिए उसने क्या किया, उसने आपको जेसन फॉर्मेट के अंदर आपको डाटा दे दिया। ये जेसन फॉर्मेट क्या होता है? जेसन एक बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये ओरेकल का नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जिसमें दो सिस्टम जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनको कम्युनिकेट करने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज चाहिए। क्योंकि ज़रा ओरेकल की लैंग्वेज PL/SQL है, डॉट नेट की लैंग्वेज या एंड्रॉयड की लैंग्वेज या जावा की लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है, पाइथन की लैंग्वेज डिफरेंट है। तो उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज चाहिए जो तमाम दुनिया में सेम है, कॉमन है, जिसका नाम जेसन है। इसको जेसॉन भी बोलते हैं, जेसन भी बोलते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर गूगल करता हूँ और गूगल में मैं लिख देता हूँ जेसन फॉर्मेटर। ठीक है, ये मैंने जेसन फॉर्मेटर पर क्लिक किया। यहाँ डिफरेंट जेसन फॉर्मेटर्स पड़े हुए हैं, मैं कोई भी फेमिलियर उठा लेता हूँ। ये जेसन फॉर्मेटर वैलिडेटर, और आप इसको यहाँ पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद इसको प्रोसेस करें। ये देखिए उसने कहा जी एक वैलिड जेसन। अगर ये मैंने क्यों किया, मैंने इसलिए किया कि आपको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रही थी, ये तो डाटा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था ना, तो कोई समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैंने इसको इस तरह से इस फॉर्मेट में किया तो देखें ये एम्प्लॉय का एक रिकॉर्ड है, ये एम्प्लॉय का दूसरा रिकॉर्ड है, ये तीसरा रिकॉर्ड है। तो ये फॉर्मेट होता है जेसन का। उसने कहा है कि भाई ये वैलिड फॉर्मेट है, उसने आपको जो है इसको फॉर्मेट करके दे दिया। तो जो अब जाहिर सी बात है, अगर आप किसी को अपने सिस्टम के अंदर एक्सेस देनी है कि आप एम्प्लॉय के टेबल में से रिकॉर्ड को फैच कर सकते हैं, क्यूरी कर सकते हैं, तो आपने कुछ भी नहीं करना। आपने उसको जस्ट ये यूआरएल दे देना है। उसे कहना है कि भाई आप ये यूआरएल पकड़ें, अपने सॉफ्टवेयर में इस यूआरएल को कॉन्फ़िगर करें। और इसी तरह से अगर किसी का डाटा आपको चाहिए तो आपको अपना यूआरएल दे देगा और आप वहाँ से डाटे को गेट कर सकते हैं, यानी कि फैच कर सकते हैं, क्यूरी कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं, गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है। ये हम डिटेल से देखेंगे। ये डिफरेंट यहाँ पर एपेक्स के अंदर आपको रेस्ट सर्विसेज दी हैं। तो रेस्ट सर्विसेज कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, दो सिस्टम्स को किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, वो हमारी एक सेपरेट फुल फ्लैज एक क्लास होगी 40-50 मिनट्स की। यहाँ पर जस्ट इतना आपको एक इंट्रो देना था ये क्या है। तो अगर मैं इसको देखूं तो नॉर्मली एसक्यूएल वर्कशॉप में आप किस तरह के काम करते हैं मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। फ़िलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।